वीडियो में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सदनों और उनकी गरिमा की। सदन यानी कि स्टेट्स के असेंबली और पार्लियामेंट। कई बार सवाल उठते हैं माननीय सदस्यों के व्यवहार, आचरण, सबको लेके। वाकया राजस्थान विधानसभा में मंगलवार का, और मंगलवार को सभापति राजेंद्र पारिक ने कहा कि पहली बार जो विधायक जीत करके आए हैं उन्हें सीखना चाहिए और वरिष्ठों को इसमें मदद करनी चाहिए। पार्टी की बात नहीं होती है, सदन की परंपरा की बात होती है। ये कई बार ये बात भी उठती है, कहा भी जाता है, सचेतकों को सावधान भी किया जाता है कि अपने विधायकों को समझाइए क्या प्रोसीडिंग होती है, किस तरह से सदन की कार्यवाही होती है, उसकी अपनी गरिमा है। और सदन में जिस उत्साह के साथ विधायक पहुंचते हैं वो अगर नहीं मिल पाता है। कई बार मैं विधायकों को सुनता हूं, वो कहते हैं कि सब अगर यहीं पे आवाज नहीं मुखर करेंगे, यहीं पे नहीं अगर हमारी आवाज उठाएंगे, यहीं सुनवाई नहीं होगी, फिर हम जाएंगे कहां? फिर जनप्रतिनिधि बने रहने का और कहने का फायदा क्या है? तो चलिए ये मुद्दा है हमारा, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा विधायक अविनाश गहलोत जी हैं। अविनाश जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली मर्तबा आप चुनाव जीत करके विधायक बने हैं। पहले तो देखिए एक बड़ी फहरिस्त होती है संघर्ष की। आप पहले मानस बनाते हैं कि मुझे राजनीति में जाना है, उसके बाद में आप पार्टी चुनते हैं। पार्टी की आइडियोलॉजी अगर आपके साथ मैच करती है तो फिर आप उस क्यू में कि मुझे टिकट चाहिए, टिकट भी मिल जाता है तो उसके बाद में आपको जीत के लिए संघर्ष और फिर अपने को स्थापित करने के एक बड़ा मतलब एक मैं देखता हूं जनप्रतिनिधियों की स्थिति, खासकर एमएलए और एमपी की। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ये? देखिए योगेंद्र जी, मेरे जैसा व्यक्ति अगर राजस्थान की विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य लोकतंत्र का नहीं हो सकता है। और मैं मेरी पार्टी को, संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और उसके बाद में मेरे जेतान क्षेत्र की जनता का मैं हृदय से आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे एक महासमर में से जीत दी और मेरे कंधों के ऊपर इतना बड़ा भार मेरे जैसे नौजवान के ऊपर था जिसकी अपेक्षाएं भी मेरी जनता में थी। और मेरे समाज के विषय में अगर बात करें तो उनके मन में भी मेरे प्रति वो भाव था। तो मैं समझता हूं कि पिछले 4 वर्षों का मेरा जो अनुभव कहता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। बड़े बड़े जो राजनेता हैं जिनको हमने टीवी पे देखा, अखबारों में देखा था, पहले कभी रूबरू मिलने का मौका नहीं मिला, उनके साथ भी काम करने का पिछले 4 साल से लगातार अवसर मिल रहा है। मैं समझता हूं कि राजनीति हो, चाहे जनसेवा हो, चाहे सामाजिक सेवा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम लोग काम करें, उस क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ में और जितना हो सके अपना पूरी क्षमता के साथ में अगर हम लोग काम करेंगे तो मुझे लगता है परिणाम भी अपने पक्ष में आते हैं। जी अविनाश जी, ये 4 साल का जो सफर रहा, नए विधायकों के साथ आप बैठते हैं, बात भी होती है, कैसा एक्सपीरियंस है असेंबली में आने के बाद में कि हम पहली बार विधायक बने हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं? देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना कोई प्लेटफॉर्म होता है। छोटे से छोटा व्यक्ति अपने घर परिवार से लेकर किसी भी जगह वो जाएगा, वहां उसको सीखने को मिलेगा। बस उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। आदमी, मुझे लगता है कि जब हम विधानसभा के अंदर बैठते हैं, हम बड़े लोगों को सुनते हैं, हमारे जैसे जूनियर साथी भी हैं उनको भी सुनते हैं, मुझे लगता है सीखने के लिए इससे बड़ा राजनीति के अंदर और कोई अनुभव की दूसरी पाठशाला नहीं हो सकती जो विधानसभा है। तमाम मुद्दे जो हैं अपने अपने क्षेत्र के हो, चाहे राज्य सरकार के हो, चाहे केंद्र सरकार के हो, चाहे विदेश के भी हो, इस हाउस के अंदर डिस्कशन के लिए आते हैं, उन पर चर्चा होती है। अलग अलग माननीय सदस्यों के अलग अलग मत, अलग अलग वक्तव्य भी होते हैं। उससे अपने आप के अंदर एक आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है कि हमारा साथी इस बारे में क्या विचार रखता है, मेरा विचार क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव आधार पर, पक्ष विपक्ष के आधार पर भी हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन वाकई में इसके अलावा भी एक जनता जो तीसरा फैक्टर काम करती है, उनके सोचने का तरीका और हमारा सोचने का तरीका कितना मिलता जुलता है, ये बात ही बहुत मायने रखती है। क्योंकि लोकतंत्र में फैसला वही होता है जो जनता चाहती है, ना मेरे चाहने से होता है ना किसी और के चाहने से होता है। बहुसंख्यक समाज जो चाहेगा वो होगा। और इन 4 सालों के अंदर हमने जब पहले सुना था कि विधानसभा के अंदर अगर कोई बात कही जाती है, अगर कोई बात बोली जाती है तो निश्चित उसके ऊपर कार्रवाई होती है
और वो काम भी अपना होता है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि पिछले 4 सालों में हमने जनता की समस्याओं को, जिन जिन मुद्दों को जो जनहित के थे उनको रखा, लेकिन उतना कारगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। और कहीं कहीं मन में ये लगता है कि यार जो हम सोचते थे वैसा कहाँ हो रहा है, क्या पता सरकार की नाकामियां है, सरकार की विफलता है, क्या परिस्थिति आ गई है सरकार के पास में कि जब 8 करोड़ जनता में से मात्र 200 लोग चुनकर आते हैं और वो 200 लोग अपने अपने क्षेत्र की लगभग 4 से 5 लाख की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अगर उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेंगे, उनकी जन समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, तो मुझे लगता है फिर चाहे वो मैं हूं चाहे और व्यक्ति हो तो कहां जाएगा। इससे बड़ा और कोई साधन नहीं हो सकता सरकार के सामने समस्या रखने का। मुझे लगता है ये सरकार जिस गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है। अविनाश जी, ये तो बात हुई वर्तमान की। आपके वरिष्ठ सदस्यों से भी मुलाकात होती होगी, आपकी पार्टी में भी 5 बार 6 बार 7 8 बार जीते विधायक हैं, दूसरे सामने वाले हाँ पक्ष में भी हैं। वहां कभी बात होती है कि पहले हाउस की कार्रवाई इस तरह से चलती थी, ये उसकी अपनी गरिमा है, लेकिन अब वो डाउन हो रही है, क्योंकि चिंता जिस तरह की मैं देख पाता हूं, और उससे बड़ी चिंता की बात है कि लोकतंत्र में हाउस की अगर गरिमा नहीं रहेगी फिर किसकी गरिमा होगी। तो कभी ये चर्चाएं होती है पार्टी लाइन से अलग हट करके कि हाँ पहले क्या सुनवाई होती थी, हमें देखने का अवसर भी मिला, सौभाग्य रहा कि जब विधानसभा को हम कवर करते थे, हवा महल के टाउन हॉल में जब विधानसभा थी, लेट तक हाउस चलता था और कोई लिमिट नहीं थी, जब तक हाउस चलेगा तब तक चलेगा। संडे को कलेक्ट्रेट के ऑफिस से लेकर तमाम दफ्तर खुलते थे कि असेंबली चल रही है। वो असेंबली का एक अपना एक हुआ करता था और रुआब भी था, वो आपको देखने को मिलता है। ये चिंता की बात नहीं है? जी योगेंद्र जी, देखिए जब मैं भैरव सिंह जी शेखाव साहब को सुनता था, उनके बारे में सुनने का अवसर मिला, ज्यादा अनुभव तो नहीं रहा उनके बारे में क्योंकि बहुत सीनियर थे और राजस्थान की राजनीति के पुरोधा थे। और मैं जब राजनीति के अंदर पहली बार मैंने कुर्सी का, उस समय हमारी पाली से माननीय सांसद हुआ करते थे गुमानमल जी लोढ़ा, 90 के करीब की बात थी। उस समय हमने लगभग सीखना शुरू किया था, नाम सुनना शुरू किया था राजनीति में। तब से लेकर आज तक अब जो हम लोगों ने देखा है वाकई में बहुत परिवर्तन आया राजनीति के अंदर। पहले उसूलों के आधार पर अब ये राजनीति होती थी, बड़े लोग कहते थे तो छोटे लोग मान भी जाते थे, और कई दृष्टांत हमें सुनने को मिलते हैं। आज जैसे हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब को आसाम का राज्यपाल बनाया गया, आज विधायक दल की बैठक थी और बैठक के समय लगभग सारे सदस्यों के आंखों में वो भावनात्मक आंसू थे। उसका कारण था कि आज गुलाब जी कटारिया मुझे लगता है सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और उनके साथ बहुत लोगों को काम करने का अवसर मिला, और मैं भी अपना को गौरवान्वित समझता हूं कि उनके साथ मुझे 4 सालों से काम करने का अवसर मिला है। ऐसे व्यक्ति के साथ में काम करने से जीवन में ये सीख जरूर मिलती है कि वाकई में ईमानदारी, काम के प्रति निष्ठा और सब कुछ अपना झोंकने की ताकत अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो गुलाब चंद जी कटारिया जैसा व्यक्ति है। निर्विवाद रूप से पार्टी के लिए, संगठन के लिए, विचार के लिए जो काम करते हैं, और उन्होंने बहुत हमें वो मार्गदर्शन भी दिया है कि कैसे राजनीति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ में बहुत ऐसे लोग हैं, आज उनके बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि राजनीति बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऐसे लोग आज धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जो राजनीतिक उसूलों के आधार पर काम करते हैं, लेकिन आज उसके स्थान पर पक्ष विपक्ष ज्यादा हो गया है, और ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए ठीक बात नहीं है। ये चुनाव के अंदर पक्ष विपक्ष ठीक हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद में जब आप राज्य की नीतियों का निर्धारण करते हैं, राज्य की जनता के लिए कुछ अच्छे फैसले करते हैं, उस समय सब लोगों को मिलकर ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारा जो राज्य है वो बीमारू प्रदेश नहीं होकर एक विकसित प्रदेश बने, वहां लोगों की जन आकांक्षाएं जो है उस पर हम लोग खरा उतर सकें। तो मुझे लगता है इस पर काम करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसे जो पहली बार जीत कर आने वाले विधायक हैं, उनको मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूं मेरी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष महोदय का, उपनेता प्रतिपक्ष महोदय का, सचेतक महोदय का, जिन्होंने मुझे खूब अवसर दिए हैं पिछले 4 सालों में बोलने का, अपनी बात रखने का, मुझे खूब अवसर दिए हैं। अविनाश जी, ये तो देखिए पार्टी बीजेपी की बात हुई, लेकिन क्यों कभी बात होती है पार्टी लाइन से अलग हट करके असेंबली के बारे में चिंता की जाती हो, इसकी गरिमा के बारे में चिंता की जाती हो, यहाँ की जो प्रोसीडिंग है वो, और इसका जो अपना एक नेचर है, परंपरा जो है, उसको लेके कभी चर्चा होती हो? जी बिल्कुल। देखिए मुझे तो पहली बार अनुभव रहा है विधानसभा का, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय सीपी जोशी जी का, जिनके अनुशासन के कारण आज 4 सालों से लगातार विधानसभा अच्छे तरीके से चल रही है।
और हम जैसे नए जितने भी एमएलएज हैं उनको वो खूब मौका देते हैं। और पार्टी लाइन से हटकर अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो चेयर है, जो आसन है, उसकी गरिमा को रखा जाना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें ये सिखाता है, क्योंकि वो एक व्यक्ति की नहीं होकर एक संवैधानिक पद है, वो जो विधानसभा अध्यक्ष का हो चाहे सभापति का हो, और सब कुछ चाहे वो सदन के नेता हो चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो, उनके लिए सर्वोत्तम आसन का जो आदेश होता है वही होता है, हमें मानना चाहिए निश्चित रूप से। और वो जो भी फैसला करते हैं मुझे लगता है कि वो हम सबके और राज्य के हित में करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभार लगता है कि हमारे साथ में न्याय नहीं होता है। विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, ये अध्यक्ष सभापति चेयर पर आने के बाद में, हालांकि वो किसी एक दल के ही होते हैं, किसी ऐसा नहीं है कि वो कोई बिना दल के आते हैं, एक दल के ही होते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भावना अंदर से पैदा हो जाती है। थोड़ा सा 19-20 भेदभाव तो हो ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि मुझे इस प्रकार की कभी परेशानी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। 4 साल में बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया और आगे भी सीखने का प्रयास करें। जी अविनाश जी, आपने, आपके बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि जनता की आवाज उठाने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आवाज उठाई जाती है, तो उसके बाद में उसका जो हमारी डिमांड है उसका डिस्पोजल भी होता है, प्रॉब्लम जो होती है सॉर्ट आउट होती है, वो कुछ दिखाई देता है। बात ये बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के भी बहुत सारे मित्र आपके होंगे, वो भी अपनी पीड़ा जाहिर करते होंगे। देखिए, दोनों दलों में होता है, ऐसा नहीं है बीजेपी में होता है, कांग्रेस बीजेपी चाहे और कोई पार्टी हो उसमें भी होता है। कहीं न कहीं ग्रुपबाजी के कारण ये इस प्रकार की परेशानी आती है। और बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के हमारे बहुत साथी, हमारे मित्र हैं, अच्छे मिलने वाले भी हैं, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं परेशानी तो सबको ही आती है। लेकिन फिर भी पार्टी का अनुशासन ऐसा है कि कुछ चीजें हमारे लिए हो सकता है कि उस समय हमें अच्छी नहीं लगे, लेकिन आने वाले समय के लिए वो हमारे लिए अच्छी हो, तो उसको भी नेगेटिव तरीके से नहीं लेकर हमें उसको पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर कोई बात होती है तो मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। बड़े लोग जब भी कहेंगे तो हमेशा अपने फायदे के लिए कहेंगे, अपने हित के लिए कहेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर ऐसी कोई बात होनी चाहिए। बाकी सारे लोग अपने अपने तरीके से सोचते हैं कि किसका नजरिया कैसा होता है, तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप एमएलए बने उससे पहले आपने सोचा होगा, कोई भी व्यक्ति आप ही से मान लेते हैं, क्या सोच के विधायक बने आप? देखिए, मैं एक्चुअली किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड का नहीं हूं। मैं शुरू से लीड करने का शौक मुझे था। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं कल्चर प्रोग्राम में आगे रहता था, मैं स्पोर्ट्स में आगे रहता था, और कहीं न कहीं मन के अंदर एक लीड करने की भावना मेरे अंदर शुरू से थी। कहीं भीड़ होती थी तो मैं आगे चलकर उसमें खड़ा रहने का प्रयास करता था, और कोई बड़ा कार्यक्रम होता उसमें मुझे आगे रहने की इच्छा थी, चलकर काम करने की इच्छा थी। ऐसा नहीं कि बिना काम किए मैं आगे लाइन में खड़ा जाऊं, ऐसा नहीं है। मुझे काम करने की इच्छा थी और मेरे मन में कहीं ना कहीं भाव था कि मैं अच्छा काम करूं और जनता मुझे देखे और जनता को वाकई ये लगे कि नहीं, ये जो व्यक्ति खड़ा है ये अपने लिए खड़ा है, ये क्षेत्र समाज के लिए खड़ा है और आगे चलकर कोई अच्छा काम करेगा। और फिर 2010 में मैंने नगर पालिका के अध्यक्ष का पहला चुनाव लड़ा, जिस समय मेरे पास अनुभव नहीं था, लेकिन पार्टी के आशीर्वाद के कारण मैंने चुनाव लड़ा 2010 में। और 2010 के बाद में 2018 में मैंने कभी नहीं सोचा मेरे जैसा व्यक्ति विधायक बन जाएगा। लेकिन ये मैं मानता हूं कि ये हो सकता है कि पुनर्जन्म के कोई कर्म किए हुए हो, अपने गुरुजनों के, माता पिता के, और पार्टी का उपकार हमारे ऊपर रहता है, इसी कारण से हम लोग बन पाते हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सारा कुछ ईश्वरीय आशीर्वाद है जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। हम तो एक निमित्त मात्र बनकर आते हैं और उसी के अंदर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये तो आपके अध्यक्ष तक का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में जैसे एमएलए बने आप, या आपके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते होंगे, विधायक बनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखिए। व्यक्तिगत समस्या कोई नहीं लेके आता है, अगर कोई लेके आएगा तो अपने क्षेत्र की समस्या, उस जिले की समस्या, बहुत सारे लोग पूरे प्रदेश की समस्या भी लेके आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्रदेश के इर्द गिर्द ही होता है वो, कि प्रदेश में ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीजों को सोचा होगा अपने पहले विधायक बनने से पहले, तो कभी क्या कुछ लग पाता है कि हाँ वास्तव में हम जो सोच करके आए थे वो माहौल विधानसभा में मिल पाता है? देखिए, सही बात तो यह है कि मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैं किसी क्षेत्र का विधायक हुआ जी, क्योंकि यह वहां महसूस होता है जहां उनके परिवार से, उनके माता पिता, उनके फोरफादर वगैरह कोई अगर पॉलिटिक्स में होते हैं, उनकी फैमिली से कोई होता है, राइट, कहीं उनको ऐसा उस माहौल में अगर वो रहे हुए हैं तो उनको लगता है कि हाँ वो किसी ऐसे राजनीतिक परिवार से। लेकिन मैं हूं नहीं, तो मुझे कभी नहीं लगता है। मैं अगर रात को सोता हूं तो मुझे मुश्किल से 5 मिनट बाद में नींद आ जाती है, तो मुझे किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है और मैं कभी चिंता लेता भी नहीं हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं हमेशा जनहित के काम को मैंने प्राथमिकता दी है। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है, मैं 4 साल का कह रहा हूं, मेरे जीतने के बाद में या किसी व्यक्ति के जीतने के बाद उस क्षेत्र की जनता के
90% लोगों के कोई काम एमएलए एमपी से नहीं पड़ते। ये मेरा अनुभव कहता है। जी। मुश्किल से कुछ लोग होते हैं जिनका कोई व्यक्तिगत काम होता है, उनके काम करते भी हैं, और सार्वजनिक रूप से जो काम है वो तो चाहे सड़क के हो, चाहे स्कूल्स के हो, चाहे रूम्स के हो, चाहे हॉस्पिटल के हो, आंगनबाड़ी, ये सारा काम ये मेरे से पहले भी बहुत हुए हैं, अभी भी हुए, आगे भी होंगे। और इसके अलावा कोई ज्यादा काम होता नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अधिकतर लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, और वो कार्यकर्ता नहीं होने के बाद भी जो आम आदमी होता है, जो किसी विचार में विश्वास रखता है, व्यक्ति में विश्वास रखता है, ऐसे लोग जुड़कर वोट करके अपना निर्णय करते हैं, उसके आधार पर हम लोग चुनकर आते हैं। तो मुझे लगता है अधिकतर लोगों के काम नहीं होते हैं और काम नहीं पड़ता किसी जनप्रतिनिधि से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था मैं कभी विधायक बनूंगा, चेयरमैन बनूंगा या कभी और कुछ बनूंगा। राजनीति के अंदर मेरी कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने पहले भी बताया ये ईश्वर का आशीर्वाद है, इसलिए मैं इस स्थान पर पहुंचा हूं। जी चलिए, मुझे लग रहा है कि इसके बाद में मुश्किल से एक सत्र हो पाएगा, और ये बजट सत्र है, आखिरी बजट सत्र है। पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो, सबसे लंबा सत्र यही चलता है। यूं तो हर सत्र की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे लंबा सत्र है। अब इसके बाद में अवसर नहीं मिलेगा। कोई मलाल है इस तरह का आपको या आपके साथियों को जिनसे चर्चा होती है कि देखिए समय 4 साल का निकल गया, काश ऐसा भी हो? काश ऐसा हो कि हम लोग दोबारा जीत कर आए। बिल्कुल, वो तो हम शुभकामनाएं देंगे आपको, और हमारे जो अधूरे काम हैं वो पूरे हो। निश्चित रूप से ऐसा होता है कि विपक्ष में रहते हुए काम करवाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया है, जनता की आवाज को सरकार तक रखा है। माननीय मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत निवेदन करके मैंने पिछले 4 सालों में क्षेत्र की जनता के हितों को प्राथमिकता देते बहुत सारे काम लिए हैं, उन्होंने दिए भी हैं। बस इतना सा है कि अगर वो सारे काम धरातल पर आ जाए, लोगों को उसका वास्तविक रूप से फायदा मिलना हो जाए, तब थोड़ा सा ठीक लगता है। एक बात जो मैं महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि आजकल पहले की राजनीति में, आज की राजनीति में, आजकल छोटे से छोटा काम, गांव के ढाणी के अंदर बैठा व्यक्ति जो एक वार्ड मेंबर का काम होता है, एक सरपंच का काम होता है, पंचायत समिति मेंबर का काम होता है, वो काम भी आजकल पब्लिक एमएलए एमपी से अपेक्षा रखने लग गई है। बिल्कुल, छोटा सा काम। जबकि हकीकत में बताऊं, एक बड़े व्यक्ति से मैं मिला था तो उन्होंने कहा था कि ये सड़कें बनाना, ये छोटे छोटे ब्लॉक लगाना, ये करना, ये एमएलए एमपी का काम नहीं है। एमएलए एमपी का काम है कि वो स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बड़ा कोई ऐसा काम करे। ये छोटे काम के लिए ग्राम पंचायतें हैं, जिला परिषद हैं, उनका काम है। लेकिन लोगों की अपेक्षा इतनी बढ़ गई है, उनको लगता है कि नहीं, मेरे घर की नाली अगर मैं उसमें कचरा पड़ा ठीक नहीं तो उसका काम एमएलए एमपी ही करेगा। अपेक्षाएं वाजिब भी हो सकती है, लेकिन हमारे लोकतंत्र में बहुत कुछ व्यवस्थाएं जो है वो उसका अलग अलग तरीकों में बांटा हुआ है। ग्राम पंचायत से लेकर वार्ड मेंबर से लेकर जिला परिषद तक बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे इस शासन तंत्र में है, तो उनके मार्फत जो काम होते हैं वो होते ही हैं। लेकिन फिर भी अपेक्षा लोगों की ये रहती है ज्यादा कि हमारे काम एमएलए एमपी करे, करते भी हैं, राजनीति में है, और वो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग करें। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बदलाव, ये पहले ऐसा नहीं होता था कि इस प्रकार के काम हो, लेकिन आजकल ये जो काम है वो हो गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे कुछ जो काम है वाकई में, एक तो जो पेयजल की व्यवस्था है जो वाकई में हमें करनी थी वो हम कर नहीं पाए सरकार के असहयोग के कारण। एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था हमारे क्षेत्र में अगर बात करें करना था, लेकिन वो सरकार की शिथिलता के कारण, कुछ कोविड की जो रेस्ट्रिक्शन थे उनके कारण भी देरी हुई है। तो कुछ चीजों का अफसोस हमें है और उसके लिए निश्चित रूप से प्रयासरत है, आने वाले समय में पूरा करेंगे। अविनाश जी, समय कम, एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा मैं, और इसमें ये जानना चाहूंगा, देखिए सुधार की हर जगह गुंजाइश होती है और हम कोशिश कर सकते हैं। विधानसभा बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और कहूं लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रदेश का पवित्र मंदिर है। आपके एक्सपीरियंस से क्या चाहेंगे कि ये कुछ होना चाहिए, इसमें ये सुधार हो, या अपने सुझाव के नाते कि हाँ इस तरह की भूमिका में विधानसभा दिखनी चाहिए? देखिए, जब इस विधानसभा के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी दल का हो जी, उसके मन में अगर राष्ट्र निर्माण की भावना प्राथमिकता में हो, उसके मन में समाज निर्माण की भावना प्राथमिकता में हो, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि जब चुनाव होते हैं, जब हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में मुझे लगता है अच्छे कार्य की प्रशंसा होनी चाहिए। और अगर कोई गलत करे तो विपक्ष की हैसियत के नाते, विपक्षी भूमिका के नाते हमें उनके सामने खड़ा भी होना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ताकि चाहे हमारा राजस्थान प्रदेश हो, इसके अंदर जिस उम्मीदों के साथ में जनता चयन करती है हम सब लोगों का,
तो उनकी अपेक्षाओं पर खरा अगर हम लोग उतरेंगे और जो वास्तविक भूमिका हमारी है एमएलएस की, वो उस पर खरा उतरने का प्रयास अगर हम मन से करेंगे, मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की परेशानी आने वाली है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, आदमी कभी कभी दबाव में आ जाता है। अगर मेरी सरकार रहेगी तो मुझे लगता नहीं है कि मैं जितना मुखर आज बोल पाता हूं वो कल बोल पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं होता। इसलिए फिर भी राजनीति के अंदर स्वस्थ मन से आने की आवश्यकता है, और ऐसे लोगों को गुंडे हैं उसके कारण आते हैं, जो भ्रष्टाचार के कारण आते हैं, कुछ अलग कारण से आते हैं, उनको किसी प्रकार से कोई भी पार्टी हो, उनको इस प्रकार के लोगों का चयन नहीं करना चाहिए और राजनीति में साफ लोगों को आना चाहिए जो समाज के निर्माण में व्यक्तिगत निर्माण की बजाय अपने समाज निर्माण को प्राथमिकता दे। उससे समाज में आज ही 75 साल की आजादी के बाद में जो को समाज निर्माण में कमियां हैं उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सके। बिल्कुल, चरित्र आपका बहुत कुछ कहता है। आप जिस पृष्ठभूमि में जा रहे हैं वहां कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप सही कह रहे हैं। और कई बार इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के थिंकर्स ने और पार्टियों के स्तर पे बात होती है। अपराध मुक्त राजनीति हो, इसकी बहुत दिनों से चर्चा है। और आपने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण, उससे पहले व्यक्ति निर्माण की आवश्यकता हो। सलेक्शन ऐसे लोगों का हो जो वास्तव में जिनकी भूमिका उसी तरह से हो, हुड़दंगी हो या आपराधिक पृष्ठभूमि से हो। देखिए, जनहित के काम को लेकर अगर किसी ने कोई आंदोलन किया तो वो हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। लेकिन कोई रेपिस्ट है, कोई हत्या का आरोपी है, कोई क्या है, तो मुझे लगता है आपकी बात से मैं सहमत हूं कि ऐसे लोगों का निर्माण हो ताकि सदन की गरिमा बनी रहे। मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि हाउस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बात कही जाती है कि विधायिका का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी स्तंभ मजबूती के साथ में खड़े रहेंगे। राष्ट्र जिन स्तंभों पे खड़ा हुआ है, और सभी पार्टियों के सीनियर्स लीडर्स को भी हाउस की गरिमा को समझते हैं वहां रहना बहुत जरूरी है। अगर रहेंगे तो नए सदस्य सीखेंगे, उनका मार्गदर्शन होगा, उन्हें गाइड करते रहेंगे। इससे और भी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों भैरव सिंह शेखावत को याद किया जाता है, यही वजह है। वो विपक्ष में हो चाहे सत्ता पक्ष में हो, वो ये नहीं होते थे कि सत्ता का सुख भोगने के लिए हाउस में आके बैठते हो। विपक्ष में भी रहे तो भी पूरे टाइम रहते थे और लंबे समय तक रुकते थे। यही सदन की गर्मी। और राजस्थान के विधानसभा का इतिहास में नाम क्यों लिया जाता है कि महत्वपूर्ण गरिमा रही है, परंपरा रही है राजस्थान विधानसभा की, यही बड़ा कारण रहा है। यहाँ के सुखाड़िया हो, चाहे हरदेव जोशी हो, भैरव सिंह शेखावत हो, नाथुराम मिर्धा हो, बहुत बड़े दिग्गज इस विधानसभा ने दी है। वो यही है कि उन्होंने हमेशा लोकतंत्र के हित की बात की, आमजन की बात की, यही बड़ा कारण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। हमारे साथ पैनल में मदन प्रजापत जी कांग्रेस से जुड़ने वाले थे, बीटीपी से राम प्रसाद डिंडोर साहब जुड़ने वाले थे, लेकिन वो नहीं पहुंच सके। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम क्वेश्चंस के आंसर दिए, दिल खोल करके आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।